वेलकम टू डेली इंडो पाक। माय नेम इज़ मुजाहिद। प्यूटन ने डिसाइड किया कि वो यूक्रेन में और 3 लाख रिज़र्व फोर्स भेजेंगे। इस न्यूज़ को पूरी दुनिया ने कवर किया और इस हवाले से हम बात करेंगे कि प्यूटन के इस रिकॉर्डेड वीडियो में उन्होंने और क्या क्या बातें की। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जब SCO समिट हुआ तो वहाँ पर तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्यूटन से कहा कि ये वक्त जंगों का नहीं। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट से ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि प्यूटन इस जंग को जल्द ख़त्म करने वाला है। 21 सितंबर को व्लादिमीर प्यूटन ने एक रिकॉर्डेड वीडियो जारी की जो लोग तकरीबन 20 सितंबर को एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने इस वीडियो में 4 मेन बातें की, जिसमें उन्होंने वेस्ट के इरादों के बारे में बताया, यूक्रेन वॉर क्राइम्स के बारे में बताया और रशिया की वजह बता दी कि रशिया इस जंग में क्यों है। यहाँ पर प्यूटन ने जो सबसे मेन अनाउंसमेंट की वो की मिलिट्री मोबिलाइजेशन की और इसके साथ साथ उन्होंने रेफरेंडम और न्यूक्लियर थ्रेट की भी बात की। जी हाँ, न्यूक्लियर थ्रेट। रशियन प्रेसिडेंट ने यूक्रेनियन अवाम से कहा कि वेस्ट रशिया को तोड़ना चाहता है। जिस तरह से वो USSR के ख़िलाफ़ कोशिशें कर रहे थे, इस तरह से वो रशिया को भी तोड़ना चाहते हैं। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूक्रेन को 2014 से इस जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। चूँकि लुहांस्क और दोनेत्स्क में रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं और वो यूक्रेन के मजालिम से तंग आकर रशिया के साथ मिलना चाहते हैं, तो इस वजह से यूक्रेन की जो नाजी रिजीम है वो डनबास के लोगों पर 2014 से मजालिम कर रहे हैं। और इस वजह से हमने ये मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया ताकि लुहांस्क और दोनेत्स्क को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। प्यूटन ने जो सबसे मेन बात की अपने स्पीच में वो थी मिलिट्री मोबिलाइजेशन की और उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूक्रेन में और 3 लाख रिज़र्व फोर्स भेजेंगे, जो कि ये रशिया का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री मोबिलाइजेशन है। प्यूटन ने लॉ पास किया, चूँकि रशिया में एक कानून है जहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करना तमाम रशियन के लिए कंपलसरी है। और प्यूटन ने डिसाइड किया कि जिन लोगों ने भी पास्ट में मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की है उनको डायरेक्ट किया जाएगा और उन्हें फ्रंट पर भेजा जाएगा यूक्रेन वॉर में। इसके साथ साथ प्यूटन ने यह भी जाहिर कर दिया कि वो इस मिलिट्री मोबिलाइजेशन में स्टूडेंट्स और कंस्क्रिप्ट को शामिल नहीं करेंगे। अब ये है एक चार्ट जिसमें रशिया और यूक्रेन के मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में बताया है। अगर देखा जाए तो रशिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ यूक्रेन से काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है। जहाँ पर रशिया के एक्टिव पर्सनल 9 लाख है तो वहाँ पर यूक्रेन के 1,96,000 है। और जहाँ पर रशिया के रिजर्व फोर्सेस 20 लाख है वहाँ पर यूक्रेन के 9 लाख है। प्यूटन के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये भी कहा कि जो 3 लाख लोग हम यूक्रेन में भेज रहे हैं ये हमारे रिजर्व फोर्सेस का 1% है और अगर हम चाहें तो हम तकरीबन 25 मिलियन यानी 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और यूक्रेन में भेज सकते हैं। अब जहाँ पर प्यूटन मिलिट्री मोबिलाइजेशन की बात कर रहा था तो ऑब्वियसली वेस्ट और उसके सोच रखने वाले लोग तो प्यूटन को क्रिटिसाइज करेंगे और उन्होंने ये कहा कि प्यूटन रशिया में जो रिजर्व फोर्सेस भेज रहा है उससे ये जाहिर होता है कि रशिया के जो करंट फोर्सेस यूक्रेन में हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में नाकाम हो रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि रशिया को इन 3 लाख लोगों को मोबिलाइज करने में तकरीबन 4 से 5 महीने लग सकते हैं, जो कि बाद में रशिया के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगा। अब आप लोग सवाल पूछेंगे कि रशिया को मिलिट्री मोबिलाइजेशन की क्या ज़रूरत थी और रशिया ने ये अनाउंसमेंट क्यों की। देखिए, कुछ दिनों से यूक्रेन की जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो बहुत तेज़ होती जा रही है क्योंकि यूक्रेन को बहुत ज़्यादा असिस्टेंस वेस्ट की तरफ से मिल रहा है। और रिसेंट ये जो लाइट ब्लू एरिया है खार्किव रीजन, ये रशिया ने लॉस किया यूक्रेन को। प्यूटन ने डिसाइड किया कि जो भी एरिया रशियन फोर्सेस के कब्जे में है वहाँ पर वो रेफरेंडम करवाएगा, यानी खैरसान में, दोनेत्स्क में, लुहांस्क में, जिसे कंबाइंड डनबास रीजन भी कहा जाता है, वहाँ पर ये रेफरेंडम करवाएंगे और ये लोग डिसाइड करेंगे कि वो यूक्रेन के साथ जाना चाहते हैं या रशिया के साथ जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि अगर लुहांस्क, दोनेत्स्क और खैरसान वगैरह को या ज़परिशिया को गौर से देखा जाए तकरीबन 50% ऑफ द एरिया वो रशियन फोर्सेस के पास है और 50% तकरीबन यूक्रेनियन फोर्सेस के पास है। अब यहाँ पर मुझे पता नहीं कि प्यूटन यहाँ पर रेफरेंडम को कैसे पॉसिबल बनाएगा, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जहाँ पर हम रेफरेंडम करवाएंगे और उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि वो रशिया के पास जा रहे हैं, तो मैं ज़ेलेंस्की को याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर उसके बाद
आपने इन रीजन्स पर हमला किया तो ये फिर याद रखना कि ये रशियन रीजन है और हम अपने रीजन को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कर देंगे। और इसके साथ साथ वेस्टर्न ममालिक को और यूक्रेन को एक न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकी भी दी, जहां पर पुतिन ने कहा कि इफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन इज थ्रेटन्ड वी विल सर्टेनली यूज ऑल द मीन्स दैट वी हैव टू डिफेंड रशिया एंड आवर पीपल। यानी उन्होंने कहा कि अगर हमारे रीजन को किसी तरह से भी थ्रेटन किया गया तो हम वो तमाम ज़राए इस्तेमाल करेंगे कि जिस पर हम रशिया और उसके लोगों को महफूज बना सकते हैं। यानी ये क्लियर न्यूक्लियर थ्रेट थी वेस्ट और उसके अलाइज के लिए और उसके साथ साथ ज़ेलेंस्की के लिए। अब यहाँ पर अगर क्यूबा के बाद सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल होने का ख़तरा है तो वो अब है, क्योंकि रशिया को अगर मज़ीद सेटबैक्स मिलेंगे तो उनके पास आखिरी ऑप्शन न्यूक्लियर ऑप्शन होगी और ये यूक्रेन के लिए नाइटमेयर साबित होगा। अब आखिर में मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस जंग को स्टार्ट से फॉलो कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी फ़ौज अपने रूटीन में बहुत एक्सरसाइजेस करती है, मगर किसी भी फ़ौज का सही पता अगर चलता है तो वो रियल टाइम वॉर में होता है, जहाँ पर ना सिर्फ आपके मिलिट्री इक्विपमेंट की टेस्टिंग होती है बल्कि उसके साथ साथ आपकी कैपेबिलिटीज़ का भी पता चलता है। देखिए, इस जंग में रशियन फोर्सेस ने बहुत इनकेपेबिलिटीज़ दिखाई हैं, चाहे वो फाइटिंग में हो या लॉजिस्टिक्स और सप्लाईज में हो। रशियन फोर्सेस अपनी मिलिट्री एडवांसेस में अपने टैंक छोड़ देते थे खुले आसमान के नीचे, क्योंकि उनके पास तेल नहीं होती थी और पीछे से कोई सप्लाई लाइन भी नहीं थी जो इन टैंकों को या जो इन मिलिट्री इक्विपमेंट को ऑयल फराहम कर सके। और इसके साथ साथ इस जंग में रशियन एयरफोर्स की जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा कम है, जो कि किसी भी जंग में किसी भी फौज का एक बैकबोन साबित हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा वजह है वो ये है कि पुतिन और इसके साथियों ने यूक्रेनियन फोर्सेस को अंडर एस्टिमेट किया। वो ये समझते थे कि वो यूक्रेनियन फोर्सेस को 1 या 2 हफ्ते में न्यूट्रलाइज कर देंगे और यूक्रेन में एक पपेट रिजीम बैठा देंगे, मगर ये सब गलत साबित हुआ और अब इन सब का रशिया को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जंग के शुरुआत में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो रशिया के फोर्सेस कीव के सामने खड़े थे और इसके साथ साथ पूरे ईस्ट पर रशिया का कब्जा था। अगर रशियन फोर्सेस अपने इस कब्जे को जमा देते तो वो फिर यूक्रेन से कुछ भी मनवा सकते थे, लेकिन रशिया की इन कैपेबिलिटीज की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब ईस्ट पर फोकस करेंगे, क्योंकि तब रशिया को पर्सनेल की कमी आ रही थी। अगर पुतिन ये 3 लाख लोग जंग के पहले हिस्से में भेजता तो वो इजीली उन तमाम इलाकों पर कब्जा जमा सकता था और यूक्रेन को हर वक्त इस बात का डर होता कि कीव में रशियन फोर्सेस कभी भी अंदर आ सकते हैं। अब जहां पर यूक्रेन को एक के बाद कामयाबी मिल रही है तो वो पागल तो नहीं कि किसी भी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर दे, बल्कि ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि वो ना सिर्फ उन इलाकों को वापस लेंगे जो उन्होंने जंग में लूज़ किए हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो क्राइमिया को भी लेंगे जो रशियन फोर्सेस ने 2014 में रशिया के साथ एनेक्स किया था, जो कि एक रेशनल बात है। अगर आपको एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है तो आपको तो यही लगेगा कि मैं क्यों कंप्रोमाइज़ कर दूं जबकि मैं आगे जा रहा हूं। अब दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस इस बारे में। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक के लिए इतना। खुदा हाफिज़।